जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आएगा आपका CBSE का। सेट चाहे जो भी हो, ABCD जो भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो आएंगे क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न पे आएंगे, है ना। तो पैटर्न फॉलो करना है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट गॉस लॉ। क्या लिखा हुआ है? स्टेट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसके बाद गॉस लॉ लिख देता हूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था? द सरफेस इंट्रीगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा इंट्रीगेशन? सरफेस इंट्रीगेशन। इसे बोलते हैं द सरफेस इंट्रीगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज सिस्टम भी बोल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 0। ये रहेगा, क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। इसे ऐसे लिखते हैं द सरफेस इंट्रीगेशन ऑफ द सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका वो भी बताते हैं ना। द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम remains 0। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी सरफेस के अंदर रख दूं, सरफेस मतलब हो सकता है कोई हमारा स्फीयर हो, या हो सकता है कोई क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसके अंदर मैं मैग्नेट को अगर रख देता हूं तो उसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आता है? 0। और ये बात सही है, अगर मैं मैग्नेट को किसी क्लोज सिस्टम के अंदर रखूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका 0 आएगा। क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? 2, एक नॉर्थ और एक साउथ। जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर की तरफ जाएंगी उतनी फील्ड लाइन साउथ में अंदर की तरफ आएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 0। मतलब अगर इसका मैं सिग्निफिकेंस लिखूं, क्या लिखूं? सिग्निफिकेंस। तो मैं सिग्निफिकेंस में ऐसा लिख सकता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट placed inside a closed system is always 0। वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है, is always 0। ये हुआ इसका सिग्निफिकेंस। क्या बताना चाह रहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है किसी भी मैग्नेट का क्लोज सिस्टम के अंदर हमेशा 0 होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेट से नॉर्थ पोल से जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइन साउथ पोल में अंदर की तरफ आएंगी। ये भी हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। कौन सा? ए वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। लिखा राइट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। कोई 3 लिखनी है, वैसे तो आप लोगों को बहुत सारी याद होंगी, हम 3 लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी तो बहुत पॉपुलर है, आपने सुन रखा होगा, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। पहली प्रॉपर्टी हमारी आती थी, जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी जो बनती है वो कैसी बनती है? क्लोज कर्व। तो यहां लिख सकते हैं इट ऑलवेज फॉर्म्स आ क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज कर्व बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है ना। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो अपने पूरी फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो सेकंड हो गया इट कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं इट ऑलवेज फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। या हम चाहे तो एक और लिख लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं इट ऑलवेज फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व। ये हमेशा स्मूथ कर्व बनाता है ना, कंटिन्यू चलती है। या एक प्रॉपर्टी और एडिशनल लिख लेते हैं
जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पास पास होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग when field lines are closer together and weak when further apart। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीसरी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है ना, अगर फील्ड लाइंस मान लो ऐसे जा रही हैं तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हमें पता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, क्योंकि फील्ड लाइन दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, फील्ड लाइन पास है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ये हमारे चौथे वाले पॉइंट का मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा आप लोगों का, मैं कभी नहीं चाहता कि आपका टाइम लॉस हो, है ना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आए। क्या लिखा हुआ है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन पैरा, डाया एंड फेरो, और इनके एग्जाम्पल भी बताना है। तो मैं यहाँ पे डाया मैग्नेटिक पहले बना लेता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं डाया मैग्नेटिक। सेकेंड हमारा है पैरा मैग्नेटिक। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग अपनी बुक से भी कर सकते हो, मैं समझा देता हूं 3 पॉइंट, है ना। और ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। देखो फेरोमैग्नेटिक तो ये मान के चलो कि हम लोग जो मैग्नेट को चिपकाते रहते हैं ना, मैग्नेट लिया आयरन के पास ले गया चिपक गया तो आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, मैग्नेट लिया निकल के पास चले गया निकल चिपक गया, मैग्नेट लेके गए कोबाल्ट के पास चले गए, ये सारे हमारे फेरोमैग्नेटिक है। तो मैग्नेट की तरफ जो बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक। अब एक ऐसा मटेरियल आता है जो मैग्नेट जब उसकी तरफ ले जाएंगे तो मैग्नेट से दूर भागेगा, उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, बट बहुत ही हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब फाइनली ये है कि मैग्नेटिक फील्ड से जो दूर जाए उसे डाया बोलते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो आए उसे पैरा बोलते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत तेजी से आए उसे फेरो बोलते हैं। मतलब फाइनली ये है कि ये दोनों एक जैसे हैं, इक्वल और अपोजिट। जितना ये अपोज करेगा उतना ही ये सपोर्ट करेगा। डाया मैग्नेटिक अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड का, पैरा मैग्नेटिक सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड का। ये हल्का सा डिफ्लेक्शन देता है अपोजिट में और ये हल्का सा डिफ्लेक्शन देगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है, सबसे अच्छा तो फेरोमैग्नेटिक है मैग्नेट के लिए। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें पहला, तो यहां लिख सकते हैं इट शोज फीबल मतलब स्मॉल है ना, अपोजिशन। एक मिनट, एक अच्छी लाइन लिख देता हूं मैं, जस्ट मिनट, इसको बना लेता हूं पॉइंट, है ना। पहला यहां लिख लेते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल पे पहली प्रॉपर्टी, इट मूव्स in the opposite direction of magnetic field in a very small amount। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट ये है पता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। बिल्कुल सेम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, सेम रहेगा बट ये कह रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ, बिल्कुल सेम, बाकी का बिल्कुल वेरी स्मॉल अमाउंट में रहेगा बट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, इसमें आ जाओ तो भाई साहब ये तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तो इट मूव्स very quickly in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। मैं बी से डिनोट कर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट करता है, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत तेजी से जाता है। अब एक और आ जाता है,
हम यहाँ पर कुछ डाया पैरा फेरो के डायग्राम बनाएंगे, है ना। दूसरा मैं ऐसा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये डाया वाला है ना, अब ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड पास करी, तो जैसे ये अगर ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, दूर हो जाएंगी। होता है कभी कभी ये डायग्राम बन के आ जाता है, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। डायग्राम ऐसे बन के आ जाएगा, आपसे पूछेगा बताओ ये कैसा मटेरियल है, तो क्या बताओगे डाया, भाई ये रिपल करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, जैसे डाया मैग्नेटिक आ गया वो क्या कर रहा है, रिपल चला गया। सॉरी दिस इज पैरा, एक्चुअल में एक लाइन नहीं बनाई, जस्ट मिनट बेटा, है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये पैरा मैग्नेटिक था, है ना, मैं यहां फिर से बनाता हूं। देखो ये मैंने रख दिया डाया मैग्नेटिक, यहां रख देता हूं मैं पैरा मैग्नेटिक, और ये रख देता हूं मैं फेरो मैग्नेटिक, है ना। थोड़ा ध्यान नहीं रहा मेरा, समझाने में ज्यादा चला गया मैं, ठीक है। डाया पैरा फेरो। अब देखो मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड लेके आया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, जैसे ही पैरा डाया मैग्नेटिक आया क्या रिपल करेगा, तो ये क्या करेगा, रिपल कर देगा ऐसे। एक और फील्ड लाइंस है, ये क्या करेगा, रिपल कर देगा ऐसे, ठीक है। यहां से फील्ड लाइंस है, क्या करेगा, रिपल कर देगा ऐसे। ये एक और फील्ड लाइन, इसको भी क्या करेगा, रिपल कर देगा ऐसे। तो डाया मैग्नेटिक क्या करता है, रिपल्सन शो करता है, ठीक है। अब आएंगे पैरा मैग्नेटिक की बात करेंगे, लाइन को थोड़ा यहां कर दो। अब पैरा मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आ रही, जैसे इधर आएगी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे। ये आ रही थी पैरा मैग्नेटिक की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, इसने क्या करा, अट्रैक्ट कर दिया ऐसे, समझ आया। ये ऐसे आ रही थी पैरा मैग्नेटिक की तरफ, थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूं, ऐसे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे, थोड़ा अच्छे से दिखा दे। ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो क्लियर है। इस डायग्राम को कभी कभी ऐसे भी बना दिया जाता है ना, ध्यान से देख लेना, ऐसे भी लाइंस बन जाती है, जा रही थी ऐसे चली गई, है ना, जो पहले बना दिया था ना गलती से डाया वाले में। ये हमारा पैरा के लिए डायग्राम ये भी बन जाता है। फेरो वाले में आ जाओ, तो फेरे वाले में थोड़ा सा अंतर रहेगा, कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। फेरो वाले में ज्यादा से ज्यादा लाइंस जाएंगी मैग्नेट से, क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइंस जाएंगी, है ना। तो ये ऐसे जाएगी, यहां से दिखा दो ऐसे करके, एक आध लाइन और दिखा सकते हो आप, ऐसे एरो दिखा देना। अब देखो डाया सॉरी पैरा और फेरो में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो सिर्फ आपको पैरा मैग्नेटिक की लाइन दिखा दी गई ना, तो अगर कम लाइनें हैं तो पैरा लेंगे, ज्यादा लाइनें हैं तो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। ये भी अट्रैक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये भी अट्रैक्शन शो करता है, बट ये ज्यादा करता है और ये कम करता है। ये अगर 2 रुपए का कर रहा है तो ये 1000 रुपए कर रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक में टेम्परेचर का इफेक्ट दिखा देता हूं। टेम्परेचर का इफेक्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाया मैग्नेटिक जो होता है, डाया मैग्नेटिक का जो ससेप्टिबिलिटी है, क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, वो होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। तो मैं यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं, ये हुआ हमारा डाया मैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी माइनस में, ठीक है। ये है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन, ऐसे। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये साइन है इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, मतलब टेम्परेचर का डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक पे आ जाए। पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होगा। ससेप्टिबिलिटी कम होने का मतलब है मैग्नेटाइजेशन जो पावर है ना, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो कम होना, ऐसे डिक्रीज करेगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी। ससेप्टिबिलिटी कम होने का मतलब है मैग्नेट की स्ट्रेंथ का में कमी होना। मैग्नेट पहले बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर रहा था, मैंने इसको गर्म कर दिया यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो गई। ये हो गया पैरा के लिए। फेरो में भी सेम रहता है, बट यहां पे एक डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर का, जिसे बोलते हैं T माइनस TC। ये क्यूरी टेम्परेचर है जो सिलेबस में है नहीं, ऐसे आप दिखा सकते हो। तो ये ग्राफ है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ग्राफ भी पूछा जाता है।
ये 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरो। तो अब डाया में कैसा है, इंडिपेंडेंट है, पैरा में इन्वर्सली और फेरो में भी इन्वर्सली है। एक एक एग्जाम्पल देने थे इनके, तो एग्जाम्पल कैसे दे दें, तो इनके एग्जाम्पल कैसे दे दें भाई, ऐसे यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, इसका पहले वाले का इसका एग्जाम्पल लिख लेता हूं, इस जगह पहले वाले का दे देता हूं मैं, डायामैग्नेटिक का कॉपर, इसमें आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं एल्यूमिनियम, है ना। आप एग्जाम्पल एक बार देख लेना, बाकी करेक्ट है। और यहाँ पे एग्जाम्पल देना है तो हम क्या दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, निकेल, कोबाल्ट, इस टाइप से, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल हो गया, आप इसके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चल बेटा इधर देख लो आराम से सब लोग, है ना। क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे पहला वाला है, क्या ले, ए मटेरियल हैविंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस वन। अगर ससेप्टिबिलिटी, ये माइनस है ना, अगर ससेप्टिबिलिटी माइनस में है मतलब क्या हुआ, डायामैग्नेटिक। ससेप्टिबिलिटी क्या है, माइनस में है, कितना है, 0.00015। कैसा मैग्नेटिक मटेरियल हुआ, डायामैग्नेटिक, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं, दूसरे वाले में ससेप्टिबिलिटी कैसी है, प्लस में है, कितना है, बहुत ही कम है, लेकिन है तो प्लस में ना, 10⁻⁻⁵ है, वैल्यू बहुत कम है, वैल्यू कम है इसलिए क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हो सकता है कभी कभी आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने का बोले और इसके साथ आपको बोल दे कि इसकी 2 प्रॉपर्टी लिखो या इसका एग्जाम्पल लिखो, है ना। तो कुछ भी आ सकता है इस टाइप से, बस इतना ध्यान रखना, जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा कौन सा था बेटा, तीसरा था, अच्छा सेकंड ये था, चले हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ दिस वन। देखो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहां, न्यूक्लियस के आसपास, रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है, रेडियस की वैल्यू दी है 0.51 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब सबको पता है 10⁻⁻10 मीटर, ऐसा, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी दे दिया है, v की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला है कैलकुलेट, पहला इक्विवेलेंट करंट बताना है। करंट कैसे बताएंगे, देखो करंट का फॉर्मूला हमारा होता है चार्ज अपॉन टाइम, यही होता है। पार्टिकल हमारा कैसे घूमेगा सर्कल में, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके आसपास घूम रहा होगा पार्टिकल, ऐसे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, रेडियस कितना r, ऐसे घूम रहा होगा विथ वेलोसिटी v। सर्कल में जब घूमेगा तो टाइम पीरियड को हम क्या लिखेंगे, e को e लिखा, टाइम को लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा 2πr, अब वेलोसिटी कितना v, बोलो लिखा जा सकता है ऐसे, 2πr हो गया डिस्टेंस, पूरे सर्कल में घूम रहा ना, तो 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं e × v अपॉन में 2πr। अब सिर्फ कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करना है ना, थोड़ा जल्दी कर लेना। E की वैल्यू, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। V क्या है, वेलोसिटी कितना है 2 × 10⁻6 डिवाइड बाय 2 को 2 लिखा, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 3.14 लिख लो, चाहे 22/7 लिख लो, जो भी लिखना चाहो, मैं 3.14 लिख देता हूं, इंटू R की वैल्यू पता है, रेडियस कितना 0.51 इंटू 10⁻⁻10। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 100, चलो अभी हटा देता हूं, आगे देखेंगे ना। यहां मैं लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, 16 ऊपर हो गया, ये वाला 16 ऊपर 2, मैं अभी 0 हटा लूंगा, सब एक तरफ है ना, 0 लगा लेंगे। 2 314, 2 × 314 इंटू 51 51, पावर देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 आ गए, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 आ गए, मतलब ये दोनों पॉइंट हटाए 10⁻4 आ गया, कितना आ गया 10⁻4।
ऊपर जो जीरो पावर है उनको एक साथ लिख लो, -19 में 6 कम कर दो, -13 बचेगा, डिवाइड बाय, अब नीचे आ जाओ, जब इसका पॉइंट हटाए नीचे 10 आया होगा तो ये 10 लिख लिया, इनटू पावर एक और यहाँ पे कितनी है 10 की पावर -10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो एक काम करो, ये 2 से 2 तो कट हो गया, बस इतना करो 314 इंटू 51 करो, कितना आ रहा, 314 इंटू 51 कितना आ रहा, 16 बाय कर दो, 16 अपॉन दिस नंबर कर दो, 16 बाय जो भी नंबर था, 16 अपॉन जो नंबर था 0.0030 है, ठीक है, 999, ठीक है। पावर लिख लेते हैं, पावर कितनी आ रही थी देखो, ये पावर यहां देखे तो 10 की पावर कितना आता, -9, कितना आता 10 की पावर -9, ये 10 की पावर -10 है, तो 10 की पावर -9 से 10 की पावर -9 कैंसिल, 10 की पावर -1 बचता, और 10 की पावर -1 ये +1 है तो पूरा कैंसिल हो गया। बोलो ये वाला पोर्शन समझ आया, ये वाला पोर्शन देखो, यहां देखो ध्यान से, पहले इसको सही कर लो, ये 10 से 10 कम करो, 10 की पावर 3 बचा, बराबर है 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -13 है, कम करो 10 की पावर -10 बचता, 10 की पावर -10 से पूरा कैंसिल, मतलब हमारे पास आंसर सिर्फ यही बचता, कितना बता, दिस वन, इतना करंट फ्लो करेगा एम्पियर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट क्या था, कैलकुलेशन सही थी ना बेटा, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, है ना। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो जब सर्कुलर कॉइल एक तरह से करंट फ्लो कर रहा तो सर्कुलर कॉइल हुआ, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 अपॉन में 4 पाई 2 पाई I बाय R। यहां लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल के सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रखो 10 की पावर -7 होती है इसकी वैल्यू, μ0 बाई 4 पाई की, 2 को 2 लिखा, पाई की वैल्यू को कितना लिख दिया जाए 3.14 लिख लें, और क्या करंट हमारा आया 0.00099 और डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी थी 0.51 इंटू 10 की पावर -10। सॉल्व करते हैं, बी कितना आएगा, देखो पहले इनको लिखो 2 इंटू 314 अपॉन 51, ठीक है, पावर कैलकुलेट करना बेटा, है ना। देखो जब मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा, सॉरी 100 आएगा, पॉइंट हटाया ना 10 की पावर 2 आया, और यहाँ ऊपर पावर 10 की पावर -7 ऑलरेडी थी, ये पॉइंट हटाया ऊपर 10 की पावर 2 आया, 10 की पावर -7 ऑलरेडी थी, ये वाला पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100, ये वाले पॉइंट हटाया कितना 1 2 3 4 5, 99 भी था ना साथ में, 99 भी था, 1 2 3 4 5, बोलो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, ये डिवाइड करने में कितना आ रहा, पूरा डिवाइड करने में 12.31 लिख लेता हूं, पावर एक साथ देख लेते हैं कितनी पावर, 99 का भी करा, हाँ 99 पे करो ना, हाँ इसी में 12.31 वाले में 99 का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा, 12 आगे कितना लिखो 1218.69, ठीक है, ये आ रहा कैलकुलेशन करने में, जब ये पूरा और 99 पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा। पावर देख लेते हैं भाई, ये 100 से 100 तो कैंसिल हो रहा, ठीक है, 10 की पावर -5 प्लस गया तो 10 की पावर -5 बचेगा, 10 की पावर -5 में पावर कम कर दो तो 10 की पावर -2 बच रहा, टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट क्या पूछा था, थर्ड पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सर्कल में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आता है करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, m इक्वल टू करंट इनटू एरिया।
आपके पास करंट की वैल्यू है ऑलरेडी, कितनी आई थी 0.00099। बेटा करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना एक बार, मुझे डाउट लग रहा, इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लें 0.00099 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना 0.51 था, दो बार लिख लें। 10 की पावर कितना -10 था, तो दो बार लिखा तो 10 की पावर -20 आ गया। सॉल्व करो जरा बेटा, बताओ। लिखो 99 इंटू 314 इंटू 51 इंटू 51, 99 इंटू 314 इंटू 51 इंटू 51, 8085464686, बस इतना है ना। चलो ठीक है, अब मैं देखो पॉइंट हटा रहा हूँ है ना, पॉइंट समझेंगे। जैसे पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 5 जीरो आ गए नीचे 10 की पावर 5, ये हटाया दो और जगह 10 की पावर 7 हो गया, ये हटाया दो और हो गया 10 की पावर 9 हो गया, ये हटाया 10 की पावर 11 हो गया, बराबर है। 10 की पावर 11 हो गया तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, कितने जीरो है यहाँ पर, 10 की पावर 11 नीचे है ना, और इधर पर मल्टीप्लाई में 10 की पावर -20 है, 11 पावर है, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है। 7 पावर तो इधर चली गई, 10 की पावर 4 बचा, बराबर यही बचेगा। तो मैं डायरेक्ट 8.08 इंटू 10 की पावर 4 ऊपर गया, 10 की पावर -24 हो गया, यूनिट आ गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप इजीली कर सकते हो, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन कर दी है, बाकी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा था ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज दिस वन। मतलब ससेप्टिबिलिटी आपको गिवन है, कितनी दी है 2.6 इंटू 10 की पावर -5, यूनिट नहीं होती है ना ससेप्टिबिलिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपसे बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, बताओ कैसा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि हमारा ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आता है और स्मॉल रहता है तो पैरा रहता है, पॉजिटिव है हाई ज्यादा वैल्यू बड़ी है तो वो हमारा फेरो हो जाएगा, और नेगेटिव है तो वो डाया रहेगा। अब इसकी क्या करना है, दो प्रॉपर्टी लिखनी है, दोनों प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की दो प्रॉपर्टी बताई थी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पहला तो ये हो गया, ये टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ऐसे लिख लेना। दूसरा इन नॉन यूनिफॉर्म, आप चाहो तो वहां से लिख सकते हो, एक ही बात है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर, वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चलता है ये हमारा, है ना, पैरा है ना, डाया होता है तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये सर्कुलर लूप के लिए बताना है, याद रखना, बार मैग्नेट का भी होता है ना एक्चुअल में, इसलिए। तो सर्कुलर लूप अगर बात करें तो सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं ऐसे करंट फ्लो कर रहा, अगर करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो होता है करंट इनटू एरिया। भाई सर्कुलर लूप हमारा डायपोल जैसा बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि उसमें करंट अगर मान लो ऐसे फ्लो कर रहा, कैसे फ्लो कर रहा, मेरी साइड से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज दिख रहा, लेकिन आप जैसा देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा अपोजिट, तो दो पोल होते हैं, इसलिए इसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर कॉइल की बात करें तो लिख सकते हैं इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लो इन द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का एरिया और करंट का जो प्रोडक्ट होता है इसे हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट I इंटू ए। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां लिख सकते हो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एडिशनल पार्ट में लिख रहा हूं, है ना, कभी पूछ सकता है। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है कि इसकी डायरेक्शन कैसे लिखा है ना, हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, कैसे डायरेक्शन बताएंगे? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो कर्ल फिंगर है ना, ये दिखाएं, शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे इसमें देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? ऐसे, ये करंट ऐसे जा रहा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, मान लो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट हमारा कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। मान लो ऐसे जाए, एक ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखोगे चारों, कर्ल फिंगर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? अंदर की तरफ। जैसे भी लूप हो, लूप में जैसे इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा, तो इसको ऐसे रखा तो थंब किधर? बाहर की तरफ जाएगा। थंब बाहर जाएगा मतलब क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, आउटसाइड द प्लेन। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से बताना है। तो देखो, सबसे पहले डाया की बात करें, मैंने वैसे बता रखा है डाया मैग्नेटिक इंडिपेंडेंट रहता है। तो डाया मैग्नेटिक में पहले लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर कम करो या ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ग्राफ बताना था, इसका डायग्राम बनाना एक्स ग्राफ की हेल्प से, तो इसका ग्राफ बना लो। ये हो गया टेम्परेचर वाला टर्म्स और ये हो गया ससेप्टिबिलिटी वाला, माइनस में रहेगी तो ये हो गया नेगेटिव, ये ओरिजिन पोजीशन। ठीक है, ये हो गया डायामैग्नेटिक का। सेकेंड आते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में कैसा है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इनवर्सली रहेगा। कैसे रहेगा? तो इसको ऐसे लिख लेना 1 टेम्परेचर। इसका ग्राफ बना लो। ये हो गया ससेप्टिबिलिटी, ये हो गया टेम्परेचर डिक्रीजिंग। फेरोमैग्नेटिक में भी ऐसे ही रहेगा, इनवर्सली। फेरोमैग्नेटिक का आप इधर कहीं बना लेना, है ना। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन देख लेता हूं कैसी क्या चल रही। हाँ जी, जस्ट में यहां पर थे, है ना। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें एक्चुअल में जो एग्जांपल लिखे हुए हैं ये सारे हमारे पैरामैग्नेटिक हैं। तो एक दो एग्जांपल और बढ़ा लो, है ना। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पे सिल्वर, एक और लिख लो, ये लिख लेता हूं गोल्ड। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल एंड राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। अब पहले तो मैग्नेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई करो। तो देखो, पहले तो ये तीनों आपको पता है कि ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे है? पैरामैग्नेटिक। और ये दोनों जो है ये कैसे हैं? डायामैग्नेटिक। देखो, आप लोगों को ना डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल पढ़ के जाने हैं। 1 नंबर और 2 नंबर में खूब पूछा जाता है। आपको ऐसे दे देगा सोडियम सिंगल, एक सोडियम दे देगा, बोलेगा बताओ कैसा है, तो सोडियम कैसा है? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक की 2 प्रॉपर्टी आप लिख देना, ये आपको आता है। ये भी एल्यूमिनियम भी सोडियम है, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नीज भी पैरामैग्नेटिक है। सिल्वर और गोल्ड दोनों क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सभी लोगों को बताते रहें कि पेपर आने वाला है ना। और कोशिश करेंगे कि पेपर इसी में से आएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। ठीक है, ओके, जय हिंद।